हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको हिंदी की वीडियो भी अपलोड करेंगे और साथ साथ आपको बहुत जल्द रीजनिंग की वीडियो भी मिलने वाली है। और रीजनिंग में जिस सर ने आप शुरू की थी वो उनका एग्ज़ाम था, इसलिए इस वजह से आपको रीजनिंग की वीडियो नहीं दे पाए और बहुत जल्द आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएंगी। तो आपके साथ साथ आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आपके हमारे इस चैनल पर कंप्लीट होंगे और ऐसा कंप्लीट होंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही धांसू वाली होने वाली है। हर एक टॉपिक को आपको NCERT कंटेंट से पढ़ाया जाएगा और NCERT से ही कंटेंट से ही आपको हर एक टॉपिक और बहुत अच्छे से हर एक बुक कंप्लीट कराई जाएगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने क्रिया कंप्लीट कर ली थी और क्रिया का टॉपिक शुरू किया था और क्रिया के इस टॉपिक में हमने क्रिया के भेद पढ़ लिए थे और हमने क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर बताए थे। जो कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद वो होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। और सकर्मक के भी 2 भेद हमने बताए थे आपको। एक बताया था एक कर्मक और दूसरा बताया था द्विकर्मक। और जो हमने बताया आपको प्रयोग या अर्थ के आधार पर क्रिया के 8 या 10 भेद होते हैं, वो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। और आपको कोई भी डाउट आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया में बचने वाला नहीं है। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपको बहुत ही अच्छे से सकर्मक और अकर्मक यानी क्रिया का पूरा टॉपिक हम आपको एकदम धांसू तरीके से और एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से विथ ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आइए हम अपनी आज की वीडियो। और वीडियो में हम पढ़ेंगे आज क्रिया के भेद, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद हमारे होते हैं? 2 भेद। और वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारा होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो दोनों को ही हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो सकर्मक क्रिया होता है इसके भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। तो जो सकर्मक क्रिया होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो सकर्मक क्रिया होती है इसके वाक्य में जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो कर्ता जो भी कार्य करता है और उस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, किस पर? उसके कर्म पर। किसके? कर्ता के कर्म पर जिस क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही होती है हमारी सकर्मक क्रिया। यानी मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये क्रिया का जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है वही होती है हमारी सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कर्ता जो भी कार्य करता है वही होता है उसका कर्म। यानी कर्म के अनुसार जो भी वो कार्य करता है वो होता है हमारा कर्म। कभी किसी वाक्य में हमें पहचान नहीं पड़ पाती है कि कर्ता कार्य तो कर रहा होता है, लेकिन कुछ वाक्य अपवाद में ऐसे होते हैं जो हमारे कर्म तो दर्शाते हैं लेकिन उनमें क्या हो जाती है? उनमें अकर्मक क्रिया हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि कर्ता जो भी कार्य करता है वह उसका कर्म होता है। वह क्या होता है? उसका कर्म होता है। लेकिन कुछ वाक्य में जो वो क्रिया होती है वो वाक्य दर्शाते हैं, अपवाद के रूप में वो दर्शाते हैं हमारे अकर्मक क्रिया को। तो यानी इसमें सबसे पहली बात कि कर्म की प्रधानता 100% होगी। पहली बात, कर्म की प्रधानता 100% होगी। और दूसरी बात, जो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा कर्म पर। ध्यान रखना, किस पर पड़ेगा? कर्म पर। अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, किस पर? कर्ता पड़ता है, तो वो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा सकर्मक क्रिया की पहचान की। जो सकर्मक क्रिया होती है, तो सकर्मक क्रिया के वाक्य में तो आपको क्रिया पहचाननी है और क्रिया के साथ
क्या, किसे, किसको। वाक्य के अनुसार क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। आपको यदि उत्तर कर्म के रूप में मिलता है, किसके रूप में, कर्म के रूप में मिलता है, तो वही हमारी होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है, वही हमारी होती है सकर्मक क्रिया। अगर यही उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाता है, किसके रूप में, कर्ता के रूप में मिल जाता है, तो वही बन जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। ध्यान रहे कि इसमें किसी का कोई कारण दिया होगा, जो सकर्मक क्रिया होती है, या तो कोई कार्य किसी कारण के द्वारा हो रहा होगा और वही हमारा बन जाता है उसका कर्म। तो ये ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया की कई पहचान है। अगर आपका एक नियम फेल होता है तो दूसरा नियम लगाइए, और वो फेल होता है तो पहला नियम लगाइए। आपको बहुत ही आसानी से सकर्मक क्रिया की पहचान हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है, जो हमारा सकर्मक क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की, दो प्रकार की। एक रूप होता है हमारा एक कर्मक, और दूसरा रूप होता है द्विकर्मक। तो जो एक कर्मक क्रिया होती है उसमें सिर्फ कर्ता एक ही कर्म करता है। क्या करता है, कर्ता सिर्फ एक ही कर्म करता है, तो वो होती है हमारी एक कर्मक क्रिया। और जो सकर्मक क्रिया का दूसरा रूप होता है उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें कर्ता दो कर्म करता है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि एक तो पूछता है, बताइए निम्न वाक्य में द्वितीय या गौण या प्रथम या पहला कर्म कौन सा है, या गौण कर्म कौन सा है, या अद्वितीय कर्म कौन सा है। तो ये बनते हैं हमारे द्विकर्म क्रिया में। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछ लेता है निम्न वाक्य में कितने कर्म हैं, या कौन कौन से कर्म हैं, और कर्ता कौन कौन सा कार्य कर रहा है। तो ये पहचान मैं आपको बहुत ही सिंपल से बताने वाला हूं, और ये पहचान आपको बहुत ही सिंपल से आप पहचान लोगे। देखिए द्विकर्मक क्रिया जो होती है, यदि वाक्य में जिसके साथ को या से, वाक्य में किसी के भी साथ को या से लगा होता है, वही होता है हमारा द्वितीय कर्म या गौण कर्म, या इसे बोलते हैं अप्रधान कर्म। क्या बोलते हैं, अप्रधान कर्म। जिसके साथ क्रिया के वाक्य में को या से लगा होता है, वही होता है हमारा क्या, वही होता है गौण कर्म या अप्रधान कर्म या द्वितीय कर्म। क्या होता है, द्वितीय कर्म। तो आइए समझते हैं इनके एग्जाम्पल से। मैंने आपको पूरी परिभाषा समझा दी है, अब देखते हैं। देखिए हमारा जो है, हमारा है कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो मैंने आपको बताया रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद, दो भेद होते हैं। और ये दो भेद जो होते हैं वो होते हैं हमारे, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। यानी जो पहला भेद है, मैं आपको बता दूं, जो पहला भेद है वो कहलाएगा सकर्मक क्रिया, और जो दूसरा भेद है वो कहलाएगा अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया क्या होगी, देखिए इसे तोड़ते हैं। सकर्म यानी जो कर्म के साथ हो, यानी कर्म सहित, तो कर्म सहित जो क्रिया होगी वही कहलाएगी सकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। इनकी पहचान इनके शब्दों में ही छुपी है। अब वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यह बहुत आपको अच्छे ध्यान रखना है। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पर, कर्म पर पड़ता है, तो वही बन जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। अगला पॉइंट, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अगला पॉइंट है, इसके वाक्य में क्रिया का कर्म जरूर दिया होता है। यानी जो भी आप वाक्य होगा उसमें
जो वाक्य होगा कर्म जरूर दिया होगा और क्रिया का कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया का कर्म कहलाएगा वह है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, इसके वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। यानी सकर्मक क्रिया में जो मुख्य रोल रहेगा वो मुख्य रोल किसका रहेगा? मुख्य भूमिका जो रहेगी वो रहेगी कर्म की। किसकी रहेगी? वो रहेगी हमारी कर्म की। बहुत ही माइंड में अच्छे से उतार लेना है कि सकर्मक क्रिया में जो मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है हमारे कर्म की। किसकी रहती है? कर्म की। अगला पॉइंट हमारा है, अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको सकर्मक क्रिया पहचाननी है तो क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ, क्रिया के साथ आपको लगाना है क्या, किसे और किसको। क्या, किसे, किसको। क्या, ध्यान सुनना है, क्या, किसे, किसको क्रिया के साथ ये लगाने पर प्रश्न करना है, और प्रश्न करने के बाद यदि आपको उत्तर मिल जाता है, आपको उत्तर मिल जाता है कर्म के रूप में। किसके रूप में? कर्म के रूप में। एक बार और दोहरा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि यदि के वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको लगाने पर, प्रश्न करने पर और क्रिया के साथ इन शब्दों को लगाने पर यदि आपका उत्तर मिल जाता है तो वही हो जाती है सकर्मक क्रिया। और उत्तर हमेशा कर्म के रूप में मिलना चाहिए। उत्तर हमेशा कर्म के रूप में मिलना चाहिए। आइए देखते हैं इसके वाक्य। जैसे हमारा है, बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। देखिए, उड़ाना एक प्रकार की क्या है? क्रिया। अब हम वाक्य के अनुसार ही, वाक्य के अनुसार ही ये तीन शब्द प्रयोग करेंगे। एक शब्द होगा क्या, और दूसरा है किसे, और तीसरा शब्द है किसको। तो देखिए, क्या उड़ाते हैं, आप क्या उड़ाते हैं? बच्चे पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, यानी क्या उड़ाते हैं? पतंग। अब देखिए, जो बच्चे हैं वो कर्म क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ाने का। तो हमने क्या कहा आपसे कि आपको क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर देखना है। यदि आपको उत्तर मिल जाता है, यदि आपको उत्तर मिल जाता है, वही बन जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। देखिए, क्या उड़ाते हैं? पतंग। तो अब जो पतंग उड़ाते हैं यही हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब देखिए आगे है, माली ने पके पके आम तोड़े। तोड़ना एक प्रकार की क्या है? क्रिया। भाई तोड़ना एक प्रकार की क्या है? क्रिया। तो क्या तोड़े? भाई क्या तोड़े? आम तोड़े। क्या तोड़े? आम तोड़े। तो आपको उत्तर मिल गया सॉरी, जब उत्तर मिल गया तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया सकर्मक क्रिया। क्या बन गया? सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, ड्राइवर बस चला रहा है। क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? बस चला रहा है। देखिए, उत्तर मिल गया। हम पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछते हैं कि क्या चला रहा है, तो बस चला रहा है। यानी उत्तर किस में मिला? उत्तर मिला हमारा किस रूप में? उत्तर मिला बस के रूप में। और जहां उत्तर मिल जाए वही बन जाती है सकर्मक क्रिया। क्या बन जाती है? सकर्मक क्रिया। अब देखिए अगला सेंटेंस है, बच्चा भूख के कारण रोता है। तो अब देखिए, हमने आपको बताया कि वाक्य के अनुसार हमें प्रश्न करना है क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। अब देखिए, हमारा है बच्चा भूख के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? किसके कारण रोता है? भूख के कारण। किसके कारण? भूख के कारण। ठीक है, किसके कारण रोता है? भूख के कारण। तो जो हमारा ये भूख हुआ यही हुआ कर्म। क्या हुआ? भूख जो हुआ यही हुआ कर्म। तो ये बन गई हमारी सकर्मक क्रिया। क्या बन गई? सकर्मक क्रिया। अगला है हमारा, राम ने
पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म छुपा होता है। क्या होता है? कर्म छुपा होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, राम ने लिखा, राम ने लिखा, तो कुछ तो लिखा होगा, तो इसमें कर्म छुपा हुआ है। तो कर्म छुपा हुआ है तो ये बन जाती है सकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, तो कुछ तो पढ़ता होगा, तो ये बन जाती है सकर्मक क्रिया। तो कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कर्म छुपा होता है। क्या होता है? जिनमें कर्म छुपा होता है। अब देखिए अगला है, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक। उत्तर मिल गया। यदि आपको उत्तर कर्म के रूप में मिल जाता है, वही होती है हमारी सकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, मैं बाइक से बाजार जाता हूं। मैं बाइक से बाजार जाता हूं। अब देखिए किससे जाता हूं? बाइक से। किससे जाता हूं? बाइक से। तो उत्तर मिल गया, और जहां मिल जाए उत्तर वही बन जाती है सकर्मक क्रिया। क्या बन जाती है? सकर्मक क्रिया। अब देखिए ये हुई हमारी सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भाग। तो सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं, और वो होते हैं हमारे एक कर्मक और द्विकर्मक। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। अब देखिए जो एक कर्मक होता है वो देखते हैं, पढ़ते हैं एक कर्म के बारे में। तो जिस क्रिया का एक कर्म होता है, जिस क्रिया का हम बोल सकते हैं, जिस क्रिया का वाक्य में एक कर्म होता है, वही कहलाती है एक कर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी। तो जो ये हिंदी है यही अध्यापक का कर्म है। ठीक, क्या है? कर्म। तो अध्यापक क्या कर्म कर रहा है? हिंदी पढ़ाने का। तो एक कर्म हुआ, और जिस क्रिया में एक कर्म होता है वही कहलाती है एक कर्मक क्रिया, यानी एक कर्मक क्रिया। अब हम क्रिया, इस क्रिया का, इस सकर्मक क्रिया का ही दूसरा जो भेद होता है या प्रकार होता है, वो होता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं, वही कहलाता है द्विकर्मक क्रिया। देखिए जैसे जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, कितने कर्म? दो कर्म होते हैं, उसी कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए नंबर एक, इसमें एक कर्म, इसमें एक कर्म प्रधान होता है, और दूसरा कर्म गौण, इसे बोलते हैं अप्रधान, या बोलते हैं दूसरा, या बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय होता है। ठीक, क्या होता है? द्वितीय होता है। अब देखिए जैसे जिस कर्म के साथ, जिस कर्म के साथ को या से लगा होता है, जिस कर्म के साथ को या से लगा होता है, उसी बोलते हैं हम गौण या अप्रधान कर्म। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो अब बन रहे हैं, हाल ही फिलहाल में पूछे जा रहे क्वेश्चन यही है। ये एक तो पूछता है क्रिया कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें गौण कर्म कौन सा है, हम बोलते हैं अप्रधान कर्म कौन सा है। तो जिस भी वाक्य में जिसके साथ भी को या से लगा होगा, वही बन जाएगा हमारा गौण कर्म या द्वितीय कर्म या अप्रधान कर्म। देखिए जैसे मैं रूही को पुस्तक पढ़ाता हूं। मैं रूही को पुस्तक पढ़ाता हूं। हमने कहा कि आपको एक तो इसमें पहचानना है कि अप्रधान कर्म कौन सा है। अप्रधान कर्म को कौन सा है? इसी बोलते हैं गौण कर्म। क्या बोलते हैं? गौण कर्म। अब देखिए मैंने कहा जिसके साथ को या से लगा होगा, जिसके साथ को या से लगा होगा, वही बन जाता है हमारा गौण या अद्वितीय कर्म, यानी द्वितीय कर्म। तो देखिए जो रूही है, ये रूही कहलाई हमारी गौण, और इसी बोलते हैं अप्रधान कर्म, जो मुख्य नहीं होता,
क्या लाया, अप्रधान कर्म। अब जो बचा पुस्तक, ये कराया तुम्हारा मुख्य कर्म। क्या कहलाया, मुख्य कर्म। तो ये बना हमारा मुख्य कर्म। अब देखिए इसमें दो कर्म हुए, एक कर्म हुआ रूही को और एक कर्म हुआ पुस्तक। यानी जो अध्यापक ने मैंने दो काम किए, एक रूही हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, पुस्तक। यानी किसे पढ़ा रहा हूं मैं, रूही को, और क्या पढ़ा रहा हूं, पुस्तक। तो जब कर्ता दो कार्य करता है, एक वाक्य में क्रिया के दो कर्म होते हैं। क्या कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, वही बन जाती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। अब बात आती है कि हम इन कर्मों को पहचानेंगे कैसे। तो हमने आपको बता दिया है, जिसके साथ को या से लगा होगा वही कहलाएगा गौण या अप्रधान कर्म। क्या कहलाएगा, गौण या अप्रधान कर्म। देखिए अगला वाक्य, शिक्षक ने छात्र को डंडा मारा, या शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा। ऐसे भी ये वाक्य पूछ सकता है, शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा। तो एक वाक्य में दो गौण कर्म भी हो सकते हैं, एक वाक्य में दो गौण कर्म भी हो सकते हैं। देखिए अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिखूं कि शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा, तो हमने ये बताया कि जिसके साथ को लगा होता है वह होता है गौण कर्म। क्या होता है भाई, वो होता है गौण कर्म। इसे बोलते हैं अप्रधान कर्म। क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अप्रधान कर्म। और जो हमारा बचता है डंडा, ये हो गया हमारा मुख्य कर्म। क्या हो गया, मुख्य कर्म। अब देखिए हमने कहा दो कर्म तो होंगे, अब दो कर्म क्या होंगे, अब वो चाहे दोनों अप्रधान कर्म हो या दोनों एक कर्म हो, ठीक। अब जैसे शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा, तो हमने बताया जिसके साथ को या से लगा होगा, को या से लगा। अब यहां ध्यान रखना, जो डंडा बना, क्या बना, डंडे से, तो ये बन गया गौण। क्या बन गया, गौण, क्योंकि दो कर्म हो गए हमारे। और हमने कहा जिसके साथ को या से लगा होता है वही बन जाता है हमारा द्वितीय या गौण कर्म। तो इसमें दोनों ही क्या हुए, ये दोनों हुए हमारे गौण कर्म। तो ये तुम्हारी क्या हुई, ये तुम्हारी हुई सकर्मक क्रिया कंप्लीट। यदि किसी का कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और हम जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक क्रिया को कैसे हल करेंगे, या सॉरी कैसे हम उसे पहचानेंगे अकर्मक क्रिया को, और हम उसके वाक्य रहेंगे। आप इसे नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की ओर। देखिए अब हमने जो सकर्मक क्रिया थी उसे बहुत ही अच्छे से पूरा किया, और हम जो लेते हैं अब लेते हैं अकर्मक क्रिया। जो हम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। वो हमारे दो ही होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक हमने पूरा कर लिया है, अब अकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि क्रिया इसमें इसके वाक्य में, यानी अकर्मक क्रिया के वाक्य में आपको प्रश्न करना है, और प्रश्न करने के बाद क्रिया को उठाना है, और क्रिया के साथ क्या किसे किसको, क्या किसे किसको लगाकर देखना है। यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है, यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है अकर्मक क्रिया। क्या होती है, अकर्मक क्रिया। यदि आपको उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाए, किसके रूप में, कर्ता के रूप में उत्तर मिल रहा है, तो तब भी वहां भी क्या बन जाती है, अकर्मक क्रिया बन जाती है। मैं एक बार और दोहराता हूं कि जहां पर इस क्रिया के वाक्य में हम क्रिया के साथ क्या किसे किसको, क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, और उत्तर कर्ता के रूप में मिलता है, किसके रूप में, उत्तर कर्ता के रूप में मिलता है, तब वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यह भी विशेष ध्यान रखना है आपको, यदि उत्तर
कर्म के रूप में मिलता है, किसके रूप में? कर्म के रूप में मिलता है, तब वहां सकर्मक क्रिया हो जाती है। उत्तर मिले कर्ता के रूप में तो अकर्मक, उत्तर मिले कर्म के रूप में तो सकर्मक। अब इसमें क्या होता है? इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता, और जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है उसकी ही प्रधानता होती है और कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं जो मुख्य होगा क्रिया के लिए वो होगा कर्ता, जो मुख्य होगा क्रिया के लिए क्या होगा? वो हमारा होगा कर्ता। आइए अब लेते हैं इसके एग्जाम्पल और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो हमारी अकर्मक क्रिया है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1 पॉइंट, परिभाषा इसकी है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वही कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। इसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। अब देखिए जैसे, और हमने ये बताया कि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाते हैं और उत्तर कर्ता के रूप में मिलता है तो बन जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि उत्तर यदि कर्म के रूप में मिलता है तो सकर्मक, उत्तर यदि आपको कर्ता के रूप में मिलता है तो अकर्मक। बस यही इनका दोनों का फंडा है और कुछ फंडा इनका नहीं है। देखिए मोहन रोता है, क्या रोता है? क्या रोता है? क्या कोई आपको उत्तर मिला? नहीं मिला, और जहां उत्तर नहीं मिले वहां अकर्मक क्रिया। तो इस वाक्य में क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, वे सभी हंसते हैं, क्या हंसते हैं? क्या हंसते हैं? कुछ नहीं पता चल रहा, और जब कुछ भी नहीं पता चले तो वहां होती है अकर्मक क्रिया। लड़का सोता है, क्या सोता है? क्या सोता है? कुछ भी पता नहीं चल रहा, यानी उत्तर नहीं मिल रहा, और जब उत्तर नहीं मिल रहा तो क्या बन जाएगी? तो बन जाएगी अकर्मक क्रिया। क्या बन जाएगी? अकर्मक क्रिया। अगला, लड़का मैदान में दौड़ता है, लड़का मैदान में दौड़ता है। अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैदान, मैदान क्यों कर्म हो गया? नहीं, ये होता है आधार, जहां पर क्रिया संपन्न होती है उसी बोलते हैं आधार या बेस। जहां पर क्रिया संपन्न होती है या चल रही होती है उसी बोलते हैं आधार या बेस। अब देखिए, अब मैं प्रश्न करता हूं, क्या दौड़ता है? लड़का। क्या दौड़ता है? लड़का। तो अब देखिए, जो क्रिया का उत्तर मिला वो किसमें मिला? वो मिला कर्ता के रूप में। और हमने यही तो समझाया, जब उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाए, जब उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाए तो वही बन जाती है अकर्मक क्रिया। क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया। मोर जंगल में नाचता है। अब आप कहोगे जंगल में, देखिए अगर मैं यहां वाक्य लिखता कि मोर वर्षा के कारण जंगल में नाचता है, दोनों ही वाक्य बहुत ही अच्छे वाक्य हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं और दोनों में रहती है कंफ्यूजन। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं मोर वर्षा के कारण जंगल में नाचता है। दोनों ही वाक्य समझने हैं। देखिए दोनों ही वाक्य बहुत अच्छे वाक्य हैं। मोर जंगल में नाचता है, क्या नाचता है? मोर। क्या नाचता है? मोर। ठीक, अब देखिए क्या नाचता है, कुछ नहीं पता क्या नाच रहा है। ठीक, कुछ भी नहीं पता क्या नाच रहा है, लेकिन हमने ये बताया जब उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाता है तो वही आता है हमारा अकर्मक क्रिया। तो यहां पर जो उत्तर मिला वो मिला कर्ता के रूप में, और जब उत्तर कर्ता के रूप में मिला तो वही बन गई हमारी अकर्मक क्रिया। क्या बन गई? अकर्मक क्रिया। अब दूसरा देखिए, खिलाड़ी दौड़ता है, क्या दौड़ता है? खिलाड़ी। क्या दौड़ता है? कुछ नहीं पता, तो उत्तर किसमें मिल जा रहा है? कर्ता के रूप में, और जब उत्तर कर्ता के रूप में जाए तो ये बन जाती है हमारी
अकर्मक क्रिया। अब ये वाक्य देखिए, अगला वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि जो ये आकाश है ये कर्म है, नहीं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये है हमारा आधार। क्या है? आधार। जहां क्रिया चल रही है या संपन्न होती है उसे बोलते हैं आधार, ना कि कर्म। ठीक। अब देखिए, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। या क्या उड़ रहे हैं? कुछ नहीं पता चल रहा। और लेकिन अगर हम कहें क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। जब क्रिया का उत्तर कर्ता के रूप में मिल जाए तो वही बन जाती है अकर्मक क्रिया। क्या बन जाती है? अकर्मक क्रिया। अब देखिए इसी प्रकार अगर मैं बोलूं मोर वर्षा के कारण जंगल में नाचता है, मोर वर्षा के कारण जंगल में नाचता है। देखिए मैंने आपको बताया क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर देखिए। यदि आपको प्रश्न करने पर उत्तर कर्म के रूप में मिलता है तो सकर्मक, उत्तर कर्ता के रूप में मिलता है तो अकर्मक। देखिए यहां पर मोर वर्षा के कारण जंगल में नाचता है। किसके कारण? वर्षा के कारण। किसके कारण? वर्षा के कारण। अब यहां मिल गया उत्तर, तो ये अकर्मक ना रहकर बन गई सकर्मक। इन पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये वाला वाक्य है आपका, ये वाक्य है और एक ये मैदान वाला वाक्य है, तो इन पर जो आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन इन्हीं से बन रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी हिंदी हुई चाहे आपका मैथ हुआ, मैं आपको दोनों ही प्रकार से बताऊंगा और इंग्लिश की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और साथ साथ बहुत जल्द आपको रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो देखिए अब आज हमने सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। यदि किसी भी बच्चे का या स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने इस डाउट को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।